मॉडल टीनेंसी एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो यूनियन कैबिनेट है उसने अपनी अप्रूवल दे दी है मॉडल टीनेंसी एक्ट के लिए, मतलब अपनी सहमति दे दी है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के पास भेजा है कि वो इस अप्रूवल के मतलब इस एक्ट के अनुसार जो मॉडल टीनेंसी एक्ट है अपने अपने स्टेट में लेजिस्लेशन यानी कि लॉज, लेजिस्लेशन का मतलब भी लॉज ही होता है जी, कानून वगैरह इनेक्ट करें। इनेक्ट का मतलब बनाना, टू मेक द लॉज। अपने अपने स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में वो कानून बनाएं रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए। पहली बात तो ये जी, टीनेंसी क्या है। टीनेंसी का मतलब है किराएदारी। और जैसे टीनेंट होते हैं जी, टीनेंट का मतलब है किराएदार। जैसे किराए पे घर रह के जो लोग रहते हैं उन्हें टीनेंट बोलते हैं। टीनेंसी का मतलब किराएदारी हो गया ये सिस्टम प्रोसेस। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया जी, ये ड्राफ्ट एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने बनाया था जी 2019 में। इसको पब्लिश किया था, समझ रहे हो, जारी किया था। इसकी कुछ प्रोविज़न क्या है जी, प्रावधान ये देख लेते हैं इस एक्ट की। इसमें क्या है जी, रिटर्न एग्रीमेंट अब मैंडेटरी होगा। कहने का मतलब ये है जी, जैसे मान लो कोई टीनेंट यानी कि किराएदार कोई घर ले रहा है किसी प्रॉपर्टी ओनर से, मालिक से, तो रिटर्न में एग्रीमेंट होगा जी उनके बीच में कि कितने दिन के लिए घर ले रहा है, वो किराए पे कमरा ले रहा है, कुछ भी रिटर्न एग्रीमेंट यानी कि लिखित समझौता होगा उनके बीच में। तो एक दूसरा प्रोविजन ये है जी कि मैंडेटरी फॉर देयर टू बी रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन प्रॉपर्टी ओनर एंड टीनेंट। ये क्या जी, मैंडेटरी होगा कि उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, बीच में प्रॉपर्टी ओनर और टीनेंट के बीच में। नेक्स्ट क्या है जी, इसमें प्रोविजन, कुछ प्रोविजन है जी। पहली प्रोविजन तो हो गई है रिटर्न मैंडेटरी एग्रीमेंट। दूसरी प्रोविजन होगी जी, एस्टेब्लिशेस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट। दूसरी प्रोविजन ये है जी कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी एवरी स्टेट और यूटी में। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी, एक ऑफिस होगा जी, ऑफिस, उसमें ऑफिसर होंगे, वो रजिस्टर करेंगे टीनेंसी एग्रीमेंट। जो ये एग्रीमेंट समझौता होगा ना बीच में ऑनर, मालिक और जो किराएदार है उसके बीच में, ये एग्रीमेंट उसके सामने होगा जी, वो रजिस्टर करेंगे इस एग्रीमेंट को। और उसके लिए जी एक सेपरेट कोर्ट भी बनेगा टीनेंसी के लिए। मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है जी, विवाद मालिक और किराएदार के बीच में, इसको निपटाने के लिए स्पेशल सेपरेट कोर्ट भी होगा जी। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम लिमिट फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितनी लिमिट होगी जी सिक्योरिटी डिपॉजिट की। जैसे मान लो कोई घर किराए पे लेते हैं जी, वो कहते हैं ना कि 2 महीने का किराया एडवांस दो, 4 महीने का दो, तो कितना दे सकते हैं जी। देखो जी, इसकी लिमिट रख दी अभी कि मैक्सिमम 2 मंथ का किराया आप दे सकते हो जी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। अगर कोई रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो, मतलब रहने के लिए घर ले रहे हो, तो 2 महीने का एडवांस किराया दोगे जी बस। ऐसा देखो जी, बेंगलोर में जैसे अभी कोई घर लेता है तो 1 साल का किराया रखवा लेते हैं, 1 साल का किराया दो तभी घर मिलेगा, तो उससे छुटकारा मिलेगा जी अगर ये एक्ट पास हो। मतलब एक्ट तो बन गया, स्टेट गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा जी कानून अपना पास करने के लिए। अब नेक्स्ट इसमें कहा जी, अगर नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, मतलब कोई मान लो एजुकेशन सेंटर चलाना है या कुछ चलाना है आपको, तो उसके लिए मैक्सिमम 6 मंथ का एडवांस आपको देना पड़ेगा किराया, समझ रहे हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। दोनों के राइट इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि लैंडलॉर्ड क्या है जी, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए। अगर मान लो कि कोई स्ट्रक्चरल रिपेयर कराना, मतलब हाउस, जैसे मान लो जी कोई दीवार वगैरह गिर गई है, कुछ हो गया है, तो उसको सही कराना, तो रिपेयर ये कराएगा। लेकिन जैसे अगर मान लो जी वाइट वॉश कराना, वाल दीवार वगैरह साफ करानी है, पेंटिंग कराना, उन पे डोर्स वगैरह पे, दरवाजे या विंडो पे पेंटिंग वगैरह, तो वो टीनेंट्स ही कराएगा जी, समझ गए हो। टीनेंट्स और भी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे जी ड्रेन क्लीनिंग, जो नालियाँ उनको साफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी टीनेंट की, किराएदार की होगी। अगर मान लो किसी बिजली का कोई स्विच सॉकेट रिपेयर कराना तो वो कराएगा। किचन में कोई फिक्सर या रिपेयर कराना तो वो कराएगा जी टीनेंट, किराएदार खुद। ग्लास है जी, ग्लास पैनल विंडो में, उनका रिप्लेसमेंट कराना तो वो कराएगा जी। गार्डन वगैरह, अगर मान लो जी किसी घर में गार्डन है, घर किराए पे लिया है, ओपन स्पेस है, उसकी भी मेंटेनेंस भी किराएदार ही करेगा जो वहाँ पे रह रहा है। नेक्स्ट है जी 24 प्रायर नोटिस बाई लैंडलॉर्ड। अगर मान लो जी लैंडलॉर्ड किराएदार के घर में आना चाहता है, जिसने किराए पे घर लिया है, उसमें घर में आने से पहले 24 घंटे पहले नोटिस देगा जी कि मैं वहाँ पे आपके घर पे आऊँगा, तो तभी उसके घर में एंटर कर सकता है। नेक्स्ट है जी मैकेनिज्म फॉर वैकेटिंग द प्रीमाइसेस। अगर जी जगह खाली करानी है, किराए पे कोई जगह ले रखी है, खाली करानी है, और लैंडलॉर्ड ने जी सारी कंडीशन फुलफिल करता है रेंट एग्रीमेंट की, हाँ वो खाली कराना चाहता है, लेकिन टीनेंट है जी जो किराएदार है वो खाली नहीं कर पाता है, वो उसकी अब डेट एक्सपायर होगी, जब तक बोला था किराएदार ने 1 महीने 2 महीने का टाइम दिया था, तब तक खाली नहीं कर पाया। तो क्या जी, फिर टर्मिनेशन के बाद टीनेंट्स, जो टीनेंट है उस पर क्या है जी, किराएदार जो ओनर है वो डबल कर सकता है जी किराया, मंथली
जो रेंट है वो डबल कर सकता है 2 महीने के लिए। अगर उसने फिर भी नहीं खाली किया तो 2 महीने के बाद वो 4 गुना किराया कर सकता है जी मालिक, अगर उसने खाली नहीं किया किराएदार ने घर। समझ गए हो। नेक्स्ट है जी कवरेज, किस किस को कवर करेगा जी, कौन कौन से किराएदार टेनेंट्स कवर होंगे। देखो जी, एक तो करेगा रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और एजुकेशनल यूज के लिए। अगर मान लो रहने के लिए घर ले रहे हो आप, या फिर कोई ट्यूशन सेंटर या एजुकेशन सिस्टम के लिए, कोई स्कूल वगैरह के लिए घर ले रहे हो, तो आपको ये अप्लाई होगा। लेकिन आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए ले रहे हो तो ये एक्ट लागू नहीं होगा। मान लो जी कोई फैक्ट्री खोलने के लिए आप ले रहे हो, तो किराए पे कोई मकान या घर या कोई प्रीमाइसेस, तो ये लागू नहीं होगा ये एक्ट। नेक्स्ट है जी, अगर आप कोई होटल वगैरह या लॉजिंग हाउस या कोई इंस का मतलब होता है जी सराय या धर्मशाला वगैरह जो होती हैं, अगर ये खोलने के लिए आप ले रहे हो जी किराए पे कुछ घर वगैरह, तो भी ये लागू नहीं होगा ये एक्ट। ये जी प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, अप्लाई होगा ये एक्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है जी जैसे अभी ये एक्ट स्टेट ने बनाया जी, तब से ही लागू होगा। एक होता है जी रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है जी पास्ट डेट से। जैसे मान लो जी पास्ट डेट से जो एग्रीमेंट हो रखे हैं किराएदार और मालिक के बीच में, तब से ही लागू होगा। लेकिन नहीं, जो अभी जब एक्ट बन जाएगा उसके बाद जो टीनेंट्सी होंगी, मतलब किराएदार टीनेंट और ओनर के बीच में जो एग्रीमेंट होंगे उन पे ही लागू होगा ये। इससे आगे से जब ये एक्ट बना, इससे आगे से ही ये एक्ट लागू होगा। नीड क्या थी जी ऐसे एक्ट की लाने की। देखो जी 2011 की सेंसस के अनुसार 1.1 करोड़ ऐसे हाउसेस थे, मतलब ऐसे घर थे जो खाली पड़े हुए हैं कंट्री में। तो ये घर खाली पड़े हैं जी, लोग क्या है जी, अभी क्या है डिस्प्यूट, विवाद की वजह से लोग घर किराए पे नहीं लेते। तो ये क्या है, एक तरह से एलिजिबिलिटी बढ़ाएगा, तो हाउसेस को अवेलेबल कराएगा रेंट के लिए। क्योंकि ओनर को भी खतरा लगा रहता था, मालिक को, कि किराएदार कब्जा ही ना कर ले घर पे, और उस टीनेंट को भी खतरा रहता था जी। तो ये इसमें सब क्लियरिटी की गई है, इसलिए ये हाउसिंग को जो रेंट पे देने के लिए एक तरह से इंक्रीज करेगा। और जो इंडिया का प्लान है ना, विजन है कि सबको 2022 तक सबको घर देना है, चाहे किराए वाला देना है चाहे परमानेंट, इसमें ये नहीं दिया हुआ है, बस घर देना है। तो इस जो विजन है, हमारा ड्रीम है, सपना है इंडिया का, उसको भी पूरा करेगा हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस ये है जी, एक तो अथॉरिटी इसमें प्रोवाइड की जा रही है, एग्रीमेंट अथॉरिटी के बीच में होगा और कोर्ट भी होंगे, तो डिस्प्यूट को क्या जी स्पीडी निपटारा किया जा सकता है। नेक्स्ट जी, ये सारी छानबीन कर सकेगा, लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगा जी हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग सेक्टर के लिए। नेक्स्ट ये जी, इससे एडुकेट रेंटल हाउसिंग स्टॉक है उसको भी इनकम ग्रुप एक तरह से क्रिएट करेगा और इनकम जनरेट करेगा। और जो होमलेसनेस है, बेघर लोग हैं, उनके लिए घर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जी, ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करेगा जी रेंटल हाउसिंग का, एक तरह से इंस्टीट्यूशन बना देगा जी, एक तरह से फॉर्मल मार्केट में उन्हें लेके आएगा, शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट जी, जो भी रेंटल हाउसिंग बिजनेस वगैरह होंगे जी, जो भी इनमें हाउसिंग की शॉर्टेज होती है जी, उसको ख़त्म करेगा। ये इसके सिग्निफिकेंस होंगे जी। चैलेंजेस क्या होंगे जी, चुनौतियाँ क्या है, चुनौतियाँ ये जी, देखो ये एक्ट है जो मॉडल टीनेंसी एक्ट, ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा, बाध्यकारी नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में भी पास करे या ना करे। क्यों क्यों जी ऐसा, क्योंकि जी लैंड और अर्बन डेवलपमेंट क्या है, ये स्टेट सब्जेक्ट हैं। आपको पता है जी, हमारी जो 7th शेड्यूल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं जी, उनमें 7th जो शेड्यूल है जी, शेड्यूल है उसमें क्या है जी, उसमें 3 सब्जेक्ट हैं जी। एक स्टेट सब्जेक्ट, मतलब एक लिस्ट दी हुई है जी, उनमें कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि इन सब्जेक्ट पे, इन विषय पे से स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। और एक है जी सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट पे जो सब्जेक्ट है उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और एक है जी कनकरेंट लिस्ट, उसमें क्या है कि उसमें दोनों बना सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई लॉ बनाएगी, किस में बनाएगी जी लॉ, अगर कनकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ ही माना जाएगा, प्रिवेल करेगा। समझ गए। लेकिन अब ये क्या है जी, लैंड और अर्बन डेवलपमेंट, ये जो भूमि है ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब ये बाइंडिंग नहीं है जी, ये माने ना माने इस एक्ट को, समझ रहे हो, ये बात है जी। नेक्स्ट है जी, लेकिन जो ये टीनेंसी है जी किराएदारी, ये क्या है जी, किराएदारी के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी कनकरेंट लिस्ट में कुछ लिस्ट एंट्री दी हुई है, जिसकी वजह से ये ड्राफ्ट तैयार किया है जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन जो लैंड है और अर्बन डेवलपमेंट है वो स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो अब ये बाध्यकारी नहीं है स्टेट पे, वो चाहे तो बना सकती है। ऐसा एग्जाम्पल पहले भी देखने को मिला था, एक रेरा एक्ट बनाया था जी, किसने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। रियल एस्टेट होती है जी कोई भी, मान लो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग होगी जी, बिल्डिंग भी रियल एस्टेट है। इसमें मान लो रहने के लिए बिल्डर ने घर बनाई जी, इसके लिए ये एक्ट बनाया था जी। ये भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने जी, इससे डर लगा जी, फियर था स्टेट गवर्नमेंट को, क्यों, इन्होंने जी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वगैरह नहीं मानी इस एक्ट की। तो ये भी एक तरह से जो टीएनसी मॉडल एक्ट है जी, इसकी एसेंस है, ज़रूरत को डायलूट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट माने या ना माने, ये चैलेंज है जी। ये आप मान लो जी मेंस में आ जाए तो ये आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो, अगर मान लो क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए आ जाए तो ये भाग उसमें लिख सकते हो जी। तो इसमें सिर्फ यही था जी।